नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र रंजन। जनचौक डायलॉग में आपका स्वागत है। आज हम एक भारत की मशहूर शख्सियत के साथ आपके सामने हैं और उनसे हम कुछ ऐसे बिंदुओं को, कुछ ऐसे मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे, जिनके बारे में आम लोगों को समझना अक्सर मुश्किल होता है। और ये कोई नई बात नहीं है, काफ़ी दशकों से, अब तो कम से कम 3-4 दशक से यह सिलसिला है कि जब कभी ऐसे आर्थिक मुद्दे आते हैं जो पहेली बने हुए नज़र आते हैं, जो उलझे हुए नज़र आते हैं, तो हम अपना रुख प्रोफेसर अरुण कुमार की ओर करते हैं, जिनसे हमें उन चीज़ों को समझने में एक शिक्षक के रूप में उन्होंने हम लोगों की एक हम लोग उनको एक शिक्षक की भूमिका उन्होंने निभाई है। एक वैसे शिक्षक जिनका काम का दायरा तो बहुत ही बड़ा है, लेकिन ख़ासकर जो हिंदी इलाके के जो लोग हैं, वो भी इन बातों को समझ सकें, इसकी एक टीचर के तौर पर वो उपस्थित रहे हैं काफ़ी समय से। तो आज हम फिर एक बार उनसे कुछ आज की जो पहेलियाँ हैं, आर्थिक पहेलियाँ हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। प्रोफेसर अरुण कुमार, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, इस समय पूरी दुनिया एक में जो सबसे बड़ा मुद्दा छाया हुआ है वो है महंगाई, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, अमेरिका है, यूरोप है, वहाँ भी ये कहा जा रहा है कि 40 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर इन्फ्लेशन वहाँ पर इस समय है। और उसमें अब तो वहाँ के समाज पर इसका ऐसा असर दिखने लगा है कि एक राजनीतिक उथल-पुथल जैसी बातों की भी संभावना बताई जा रही है। अभी यह भी कहा जा रहा है कि वो देश इसीलिए अब यूक्रेन की हकीकत उनको समझ में आई है और वो कोई रास्ता निकालने के लिए वो अब कोशिश कर रहे हैं, जबकि अब तक उनका नज़रिया 1 महीना पहले तक कुछ अलग था। उन देशों में भी और हम अपने देश में भी महंगाई जो थोक मूल्य सूचकांक है WPI, वो 15% से ऊपर पिछले महीने था। और जो CPI जो कंज्यूमर इंडेक्स है, वो भी 8% के आसपास चल रहा है। और उसकी मार हम लोग जो मध्य वर्ग से आते हैं वो भी महसूस कर रहे हैं, गरीब लोग भी महसूस कर रहे हैं। लेकिन एक नैरेटिव है, ये नैरेटिव अपने देश में भी है और पश्चिमी देशों में भी सुनने को मिल रहा है। पश्चिमी देशों में एक टर्म चलता है, ये पुतिन इन्फ्लेशन, यानी ये इसके लिए रूस जिम्मेदार है। रूस ने अटैक किया, हमने रूस यूक्रेन को बचाने के लिए कदम उठाए, प्रतिबंध लगाए और उसकी वजह से महंगाई आई है। हमारे देश में हमारे आज ही जो केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल जी ने कहा है कि हमारे यहाँ तो स्थितियाँ फिर भी काफ़ी अच्छी हैं, उन देशों में ज़्यादा महंगाई है। और फिर कुल मिलाकर युद्ध को, जो वॉर है, यूक्रेन वॉर है, इसके ऊपर सारी जिम्मेदारी इसकी डाली जा रही है। क्या आपको लगता है कि सचमुच यूक्रेन वॉर और उसकी वजह से जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, वही आज की महंगाई का कारण है? देखिए, अगर हम महंगाई को ध्यान से देखें तो पिछले 13-14 महीने से जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, थोक मूल्यों का वो है सूचकांक, वो 10% से ज़्यादा चल रहा है। तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ अभी तेज़ हुआ है। और उसी तरह जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, वो पिछले जनवरी से तेज़ हो गया है। यानी कि जो युद्ध हुआ है फरवरी में, जो सैंक्शंस आए हैं मार्च में, उनसे पहले ही जो महंगाई तेज़ हो रही थी। और उसकी वजह ये है कि हमारे देश में ही सप्लाई चेन में काफ़ी परेशानी आ गई थी। और आप देखें तो हमारा कॉरपोरेट सेक्टर है, उसका प्रॉफिट बड़ा तेज़ी से बढ़ा है। जो RBI का 1500 कंपनियों का सैंपल आता है, वो दिखा रहा है कि उनका प्रॉफिट 20, 22, 24% बढ़ा है। तो जब डिमांड कम है, उस समय प्रॉफिट बढ़ने का मतलब है कि उनकी प्राइसिंग पावर बहुत तेज़ हो गई। फिर उसके साथ साथ जुड़ा ये था कि सरकार ने अपना टैक्स इकट्ठा करने के लिए जो बुनियादी चीज़ें हैं, जो पेट्रोलियम गुड्स हैं, डीजल है, पेट्रोल है, उसके ऊपर ड्यूटी बहुत लगा दी। और जब बुनियादी चीज़ों पे आप जो टैक्स लगा देते हैं, तो उसका असर सब दामों पे पड़ता है। तो ये शुरू में तो खाने पीने की वस्तुओं का और तेल वगैरह के जो दामों में बढ़त हुई, लेकिन अब वो जनरलाइज बढ़त है। अब वो कपड़े पे भी है, बाकी और जैसे केमिकल्स हैं, इन सब पे भी है। फिर उसके बाद यूक्रेन का युद्ध आया। यूक्रेन के युद्ध से सप्लाई बॉटलनेक्स और तेज हो गए।
यूक्रेन के साथ साथ चीन में बॉटलनेक हो गया, क्योंकि वहाँ पे ये ओमिक्रॉन वायरस फैला और वो उनकी पॉलिसी है कि वो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करते हैं। तो उन्होंने ज़बरदस्त 2 महीने के लिए लॉकडाउन लगाया है, वो अब खुल रहा है। लेकिन उससे क्योंकि दुनिया का जो मैन्युफैक्चरिंग हब हो गया है चीन, वहाँ से बहुत सारे जो बेसिक प्रोडक्ट्स हैं वो आते हैं। तो जब उसमें कमी हुई तो जब दुनिया भर में मैन्युफैक्चरिंग में कमी हो गई, तो अभी जो आप देख रहे हैं तो मार्च के बाद से बाहर से जो इन्फ्लेशन है वो तेज हो गया। उसके साथ साथ आपने देखा कि ये जो सप्लाई बॉटलनेक का एक बड़ा हिस्सा था कि शिपिंग जो कंटेनर होते हैं वो पोर्ट पे फंस गए, वो निकल नहीं पा रहे थे, तो उससे ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा था और फिर शिपिंग में चार्जेस बहुत बढ़ गए। तो शिपिंग चार्जेस बढ़ने से फिर इन्फ्लेशन और तेज हो गया। तो सप्लाई बॉटलनेक बाहर भी थे, अंदर भी थे। और इसीलिए जो आप देखेंगे कि मेटल्स के दाम है ना, और जो बेसिक कमोडिटीज हैं उनके सब के दाम पहले से ही बढ़ने लगे थे। यूक्रेन के युद्ध आने से और ज़्यादा तेजी से बढ़ने लगे। लेकिन हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन है उसका एक बहुत बड़ा कारण हमारी अंदरूनी नीतियाँ हैं। उसकी तरफ अगर हम ध्यान देते शुरू से ही तो इतना इन्फ्लेशन नहीं होता जैसे कि हमारे यहाँ हुआ है। और होता क्या है कि जब इन्फ्लेशन तेज होने लगता है तो एक एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि ये तो दाम बढ़ते रहेंगे, तो उसमें क्या है कि बिजनेस जो है वो और ज़्यादा तेजी से दाम बढ़ाने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि एक्सपेक्टेशन न बिल्ड हो, तो इसलिए सरकार और सेंट्रल बैंक आरबीआई वो कहता रहता है कि नहीं इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा। पर एक बार एक्सपेक्टेशन जब हो जाती है कि इन्फ्लेशन तेज होगा तो ये प्राइसिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए कॉर्पोरेट वगैरह और ज़्यादा तेजी से दाम बढ़ाने लगते हैं। और इसमें सबसे एक और चीज़ हुआ ये कि जैसे जैसे असंगठित क्षेत्र पिटा, वो बंद हुआ, तो डिमांड असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में चली गई। तो इसी वजह से संगठित क्षेत्र में प्राइसिंग पावर और ज़्यादा तेज हो गई और उन्होंने दाम और बढ़ा दिए। तो एक तरफ तो वेजेस नहीं बढ़े और डिमांड कम थी, और दूसरी तरफ इन्होंने अपने दाम बढ़ा लिए, तो इनका प्रॉफिट इतना तेजी से बढ़ा। तो ये कई सारे फैक्टर्स रहे हैं जो अंदरूनी फैक्टर्स हैं, जो अगर ये सही समय पे कंट्रोल किए जाते, जैसे कि अगर सरकार ने अब तेल के दाम घटाए हैं, वो नवंबर में घटा देते या उससे पहले घटा देते अपना टैक्स कम करके, तो ये इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन इतना नहीं होता और फिर दाम जब कॉर्पोरेट सेक्टर वगैरह इतना तेजी से नहीं बढ़ा पाता जैसे अब हुआ है। जी सर, आपने अंदरूनी वजहों का जिक्र किया, हम इस पर आएंगे। आपने सप्लाई चेन की बात की, इसको भी हम समझना चाहेंगे। लेकिन जो आपने कहा भी कि देश में डिमांड नहीं है, डिमांड जो है एक तरह से जिसको कम कहा है। जा रहा है कि डिमांड कम है, या जो ज़मीनी स्तर पर तो कोलैप्स हो गया है। खुद हिंदुस्तान यूनिलीवर की अभी जो एक रिपोर्ट आई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि उनकी जो फास्ट मूविंग गुड्स हैं, जो कम पैसे वाली जो चीज़ें होती हैं, 10 रुपये 20 रुपये वाली, उसकी बिक्री में काफ़ी उनकी कमी आ गई है। जो मारुति कंपनी के जो आज हेड हैं, उन्होंने ये बताया कि जो उनके सस्ती कारें हैं, वो कारों की बिक्री नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि सस्ती कारें हमारा ब्रेड एंड बटर थी, लेकिन उसका बटर चला गया है। उन्होंने ये मुहावरे में बात कही। तो ये बात बड़ी अजीब सी है, जैसा कि आपने कहा भी कि जब मांग ना हो और सप्लाई जो है, सप्लाई साइड में कोई कमी नहीं हो, सप्लाई ज़्यादा हो, तब भी चीज़ों के दाम बढ़ें। जबकि जो अर्थशास्त्र के बुनियादी सिद्धांत में जो कंपटीशन का सिद्धांत है, उसके हिसाब से तो ऐसी स्थितियों में महंगाई कम होनी चाहिए। तो इसके बावजूद महंगाई बढ़ रही है। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसे कम करने का जो उपाय अपनाया है कि ब्याज दरों में उन्होंने बढ़ोतरी की है। एक बार फिर हमारे जैसे सामान्य लोग यही सुनते आए हैं कि ऐसे उपाय तब कारगर होते हैं जब ओवर हीटिंग ऑफ इकोनॉमी होती है, जिसमें डिमांड भी बढ़ रहा होता है, आमदनी भी बढ़ रही होती है, और उसकी वजह से मुद्रा प्रसार हो। तो उन परिस्थितियों में ब्याज ब्याज दर बढ़ाने या मनी टाइट करने से महंगाई घटती है। क्या आपको यह लगता है कि जो दो बातें, मैं दो सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, और कि डिमांड कम होने के बाद भी मुनाफा बढ़ना और महंगाई बढ़ना, क्या भारतीय अर्थव्यवस्था मोनोपोलाइज हो गई है? क्या ये इजारेदारी की तरफ बढ़ गई है? कुछ मोनोपोली कार्टेल्स हो गए हैं जो प्राइस को कंट्रोल कर रहे हैं। और दूसरा सवाल कि ये जो रिजर्व बैंक ने इस महंगाई को कंट्रोल करने का जो रास्ता चुना है, इसका कोई इफेक्ट होगा? तो आपने जैसे कहा कि डिमांड कम है क्योंकि असंगठित क्षेत्र में बहुत बुरी तरह से गिरावट आई, उससे वहाँ पे आमदनी कम हुई, नौकरी कम हुई। और संगठित क्षेत्र में भी कई क्षेत्र हैं जैसे कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज हैं, जहाँ पे कि प्रोडक्शन गिरा, वहाँ पे लोगों की जो छटनी हुई।
तो इसकी वजह से डिमांड तो हमारे अर्थव्यवस्था में कम रही है। और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का जो डेटा है वो दिखाता है कि 2020 जनवरी यानी पैंडेमिक के पहले जो 104 के लेवल पे था, वो गिर के जो 40, 45, 50 और अब उठ के वो 65, 66 के करीब पहुंचा है, पर अभी 104 पे नहीं पहुंचा है। तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस कम होने का मतलब है कि डिमांड कम रही है। तो इसका मतलब है कि हमारी ग्रोथ पूरी नहीं हो पाई है। हालांकि ऑफिशियल आंकड़ों में दिखाते हैं कि अब हमारा जो प्रोडक्शन है वो 2019 के लेवल का प्रोडक्शन हो गया है, लेकिन अगर आप ये मान के चले कि कंजम्पशन अगर पूरा नहीं है तो कैसे जब वो वहां तक पहुंचेगा। तो मेरे अनुसार, क्योंकि हमारे जो जीडीपी के आंकड़े हैं उसमें असंगठित क्षेत्र को हम अलग से मेजर नहीं करते हैं, उसको हम यही मान लेते हैं कि उसी रफ्तार से चल रहा है जैसे कि संगठित क्षेत्र। ये बात सही थी नोटबंदी के पहले, लेकिन वो नोटबंदी के बाद सही नहीं, और खासकर जब से लॉकडाउन लगा है तब से तो बिल्कुल भी नहीं। और जिस हिंदुस्तान लीवर की आपने बात की, उसकी अगर आप रिपोर्ट देखें, एनुअल रिपोर्ट अभी 10-15 दिन पहले निकली, तो उन्होंने कहा कि जो छोटे छोटे इकाइयां बहुत सारी बंद हो गई हैं तो डिमांड हमारी तरफ आ गई है। तो ये जो डिमांड शिफ्ट है वो आपको एफएमसीजी सेक्टर में भी दिख रहा है, वो आपको ई कॉमर्स में भी दिख रहा है, वो आपके बाकी और क्षेत्रों में भी दिख रहा है कि जहां असंगठित क्षेत्र से लेकर संगठित क्षेत्र में डिमांड शिफ्ट हो गई है। तो इसी से मोनोपोली पावर जो इनकी है मार्केट में, वो जो बड़ी बड़ी इकाइयां हैं उनकी मोनोपोली पावर बढ़ गई है और इसीलिए उनकी प्राइसिंग पावर बढ़ गई है। तो सप्लाई में तो बॉटलनेक है ही, सप्लाई कम हो रहा है लेकिन डिमांड भी कम हो गई है और प्राइसिंग पावर बढ़ गई है मोनोपोलीज की, इसलिए वो दाम बढ़ा रहे हैं। उसके साथ साथ क्या, जैसे मैंने कहा, एक्सपेक्टेशन हो जाता है, तो एक्सपेक्टेशन से स्पेकुलेटिव एक्टिविटी भी और ज्यादा तेज जाती है, क्योंकि जहां जहां कमी होती है तो वहां पे और स्पेकुलेशन होता है। जैसे कि अगर गेहूं की थोड़ी कमी हो गई तो वहां पे दाम बढ़ा दिए, अगर किसी और चीज की, प्याज की कमी हो गई, या जैसे कि इस बार गर्मी बहुत पड़ी मार्च में, तो उससे जो गेहूं की फसल कम हो गई या आलू वगैरह की फसल कम हो गई, उसमें जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उन पे असर पड़ा, तो वहां पे स्पेकुलेशन करके दाम और बढ़ा दिए जाते हैं। तो इसलिए सप्लाई बॉटलनेक भी है, प्राइसिंग पावर भी ज्यादा हो गई है। ये दोनों चीजें हैं जिसकी वजह से दाम ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। और जैसे कि आपने कहा कि आरबीआई ने कहा कि अब हम जो अपना लिक्विडिटी कम कर देंगे, क्योंकि लिक्विडिटी से वो डिमांड ज्यादा हो जाती है, तो इसलिए उन्होंने सीआरआर बढ़ा दिया, उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, जिससे कि मार्केट में जो है इन्वेस्टमेंट कम हो। पर ऑलरेडी जैसे डिमांड कम है तो उससे तो डिमांड और कम होगी, उससे दाम कम नहीं होंगे, क्योंकि आरबीआई की जो नीति है उससे सप्लाई बॉटलनेक नहीं खत्म हो जाएंगे, उससे जो प्राइसिंग पावर है कॉर्पोरेट सेक्टर की वो नहीं खत्म हो जाएगी, यूक्रेन का युद्ध नहीं रुक जाएगा, उससे चीन में जो बॉटलनेक है वो नहीं रुकेगा। तो इसलिए आरबीआई के हाथ में नहीं है कि वो इस तरह का इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके जब डिमांड कम हो। तो इसलिए आरबीआई के हाथ में नहीं है, ये सरकार के हाथ में है कि वो फिस्कल पॉलिसीज से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे। जैसे कि तेल के दाम, डीजल के, पेट्रोल के दाम वो कम कर सकते हैं अगर वो अपना जो एक्साइज ड्यूटी जो अभी भी 15-17 रुपए के आसपास है उसको और घटा दें, तो उससे असर पड़ेगा। स्टेट्स हैं वो घटा दें अपना जो वैट जो है, तो उससे भी असर पड़ेगा। तो ये जरूरी है। फिर स्पेकुलेटिव एक्टिविटी है उसको रोकना जरूरी है, कि जो स्पेकुलेशन हो रहा है जिसकी वजह से ट्रेड अपनी मार्जिन बढ़ा रहा है, बड़े बड़े जो बिजनेस है वो अपनी मार्जिन बढ़ा रहे हैं, उसको रोकना जरूरी है। तो ये सब, और फिर सप्लाई बॉटलनेक को कम करने के लिए असंगठित क्षेत्र में उनको इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना चाहिए, उनको सपोर्ट ज्यादा करना चाहिए, जिससे कि जब वहां की जो सप्लाई रुक गई है, वहां पे जो 10-15% यूनिट्स बंद हो गए हैं वो और काम करने लगेंगे, तो उससे फिर असर पड़ेगा। तो उसका असर ये होगा कि सप्लाई भी बढ़ेगी और डिमांड भी बढ़ेगी, क्योंकि असंगठित क्षेत्र में जब लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो उससे डिमांड बढ़ेगी, लेकिन वो डिमांड के साथ साथ उनके जब प्रोडक्शन भी बढ़ेगा तो दोनों चीजें होंगी और वो कारगर होगा। सर, आपने कहा कि स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ को सरकार को रोकना चाहिए। थोड़ा-सा 2 मिनट में अगर आप इसे और भी विस्तार से बताएँ, सरकार इसे कैसे रोक सकती है? उसको व्यावहारिक रूप से क्या ऐसे कदम हैं जो कोई भी सरकार उठा सकती है इसके लिए? देखिए, जब भी स्पेकुलेटिव एक्टिविटी होती है तो आपको जो स्टॉक होल्डिंग है, जैसे स्टॉक्स हैं, है ना, उन पे अंकुश लगाना पड़ता है। कि होता क्या है कि जब आपकी एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि दाम बढ़ेंगे तो आप माल दबा के बैठ जाते हैं। जैसे कि अगर प्याज की कमी है तो लोग जो ट्रेडर हैं प्याज के, वो प्याज को दबा के बैठ जाएंगे। अगर गेहूं की कमी है तो गेहूं को दबा के बैठ जाएंगे, चीनी की कमी है तो चीनी को दबा के बैठ जाएंगे। तो ये जो खासकर जो फूड आइटम्स हैं, इन जो आम आदमी पर ज्यादा असर डालते हैं, उसमें स्पेकुलेशन होता है स्टॉक्स को दबा के, जिससे कि स्टॉक मार्केट में ना आए तो अपने आप दाम तेज हो जाए और उसका फायदा उठाया जाए। तो यहाँ पे स्टॉक होल्डिंग पे लिमिट लगाना बहुत जरूरी है। कॉर्पोरेट सेक्टर पे आप डायरेक्टली कोई इस तरह का नहीं कर सकते हैं, पर उनका जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट बन रहा है उस पर आप एक्स्ट्रा टैक्स लगा सकते हैं।
जिससे कि आपके पास पैसा आए, उस पैसे से फिर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस कम कर दें, तो फिस्कल डेफिसिट भी नहीं बढ़ेगा और इनडायरेक्ट टैक्सेस कम हो जाएंगे, तो उससे भी असर होगा कि ओवरऑल जो हमारा जो अर्थव्यवस्था में दाम बढ़ने की गति है वो कम हो जाएगी। इसमें एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा, जो सवाल जो ज़रूरी है, वो ये कि जब इन्फ्लेशन का रेट कम होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि दाम गिरने लगते हैं, है ना? इन्फ्लेशन का रेट कम होने का मतलब कि दाम अब उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहे जैसे पहले बढ़ रहे थे। तो अगर रेट ऑफ इन्फ्लेशन 10% है, अब वो अब 6% हो गया, तो पहले दाम 10% बढ़ रहे थे, अब वो 6% बढ़ रहे हैं। लोग ये समझ लेते हैं कि इन्फ्लेशन कम होने से दाम गिरने लगेंगे। दाम नहीं गिरते हैं, दाम बढ़ते जाते हैं। तो मैं उदाहरण देता हूँ कि जैसे अगर आप रेलगाड़ी में जा रहे हैं, आपका स्टेशन आने वाला है, तो जो गति है जब ट्रेन की वो कम हो जाएगी, लेकिन ट्रेन तो आगे बढ़ रही है, तो जब ट्रेन आगे बढ़ रही है तो तभी वो पहुंचेगी। तो इसलिए जो आम आदमी है उसके लिए दाम गिरना जरूरी है, न कि इन्फ्लेशन रेट कम होना। और हमारे यहाँ जो असंगठित क्षेत्र है उसके ऊपर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। ये अमेरिका वगैरह में इतना असर नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पे सबकी जो तनख्वाह है वो इंडेक्स्ड होती है कि जैसे जैसे दाम बढ़ेगा तो आपकी तनख्वाह भी बढ़ जाएगी। यहाँ तो जो असंगठित क्षेत्र है उसका मतलब ये है कि दाम बढ़ जाता है, तनख्वाह नहीं बढ़ती है, तो उसके ऊपर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। तो इसलिए हमको रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम होना नहीं देखना है, हमको देखना है कि जो हमारा असंगठित क्षेत्र है उसके लिए क्या दाम कम हो रहे हैं, जो दाम आज से 1 साल पहले 2 साल पहले थे, क्या उस लेवल पे हमारे दाम पहुंच रहे हैं, जो कि होता नहीं है कभी। तो इन्फ्लेशन रेट कम होना अपने आप में पर्याप्त नहीं है हमारे असंगठित क्षेत्र के लिए। जी सर, अब मैं एक आपने उसका पहले जिक्र किया, मैं उस सवाल की तरफ मैं समझने के लिए मैं आना चाहता हूँ। वो सप्लाई चेन का सवाल है। दुनिया भर में आज जो बात चल रही है, जब भी महंगाई की बात आती है तो उसमें कहा जाता है कि सप्लाई चेन का जो डिसरप्शन है, और वो कोविड में जो लॉकडाउन लगे तभी से हो गया, वो अभी भी सप्लाई चेन जो नॉर्मल नहीं हुआ था। इसी बीच ये यूक्रेन का वॉर आ गया, जिससे खासकर एक इलाके में जहाँ पर यूक्रेन और रूस हैं, वहाँ से जो निर्यात होती, जो चीज़ें होती हैं जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनरल्स हैं, गेहूँ है, और जो एनर्जी है, जो जो ईंधन है, वो एक नई परिस्थिति पैदा हो गई। लेकिन कोविड के समय ही लॉकडाउन की वजह से जो जहाज़ों से, चूँकि आज भी ज़्यादातर समंदर के माध्यम से ही सारी चीज़ें आती जाती हैं, उसमें एक डिसरप्शन पैदा हो गया था। उस डिसरप्शन के साथ-साथ हम लोग अगर गौर करें, जो ट्रेड वॉर का सिचुएशन खासकर डोनाल्ड ट्रंप के समय में वहाँ चाइना को लेकर खड़ा हुआ, और अब तो ये बात होने लगी है कि ये डीकपलिंग, यानी उनका संबंध बिल्कुल अलग हो जाएगा। यह एक बात हो रही है। दूसरी बात ये हो रही है कि रूस, चीन, ईरान जो देश हैं, ये डी-डॉलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं, ये अपनी मुद्रा में व्यापार करेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि दुनिया में जो जो ग्लोबलाइजेशन के साथ पूरी दुनिया को एक बाजार बनाने की कोशिश की गई थी, उसमें डिवीजन ऑफ लेबर किया गया था कि कहीं उत्पादन होगा, कहीं एक चीज़ का उत्पादन होगा, कहीं असेंबलिंग होगी, फिर वो सारी चीज़ दुनिया भर में कहीं भी पहुंच जाएगी, और उसका एक चेन बन गया था। यह डिसरप्ट तो हो ही गया है, ये संभव है कि यह डिसरप्शन परमानेंट हो जाए, क्योंकि दुनिया में की जो जो व्यवस्था है, पॉलिटिकल भी और इकोनॉमिक भी, वो खेमों में बँटती हुई दिख रही है। तो यह तो ऐसा हम लोग मान सकते हैं कि ये जो सप्लाई चेन का जो सवाल है, ये जारी रहने वाला है। इसके बीच में भारत जैसे देश में, या पूरी दुनिया को ही अगर ध्यान में रखें, तो क्या आपको लगता है कि चीज़ें इतनी सामान्य हो पाएँगी कि जो महँगाई इसकी वजह से बढ़ी है, वो वापस हो जाएगी? देखिए, जैसे आपने कहा कि ये पैंडेमिक के दौरान सप्लाई चेन डिसरप्ट हुए क्योंकि बहुत सारे बिजनेस ठप हो गए थे, और खासकर कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, और इन सब का असर पड़ता है टोटल सप्लाई पे। तो हमारे देश में भी बहुत सारे यूनिट्स बंद हो गए थे, और माइनिंग यूनिट्स बंद हो गए थे दुनिया भर में। तो उसकी वजह से जैसे ही जो थोड़ा खुलने लगा लॉकडाउन के बाद, तो मेटल्स की शॉर्टेज हो गई, और कंप्यूटर चिप्स की शॉर्टेज हो गई, क्योंकि कंप्यूटर चिप्स की डिमांड बढ़ गई और उनके यूनिट्स बंद हो गए थे। तो ये जो यूनिट्स बंद हुए, जब तक वो खुलेंगे नहीं पूरी तरह से, तब तक वो प्रॉब्लम रहेगी। और जैसे कि हमारे देश में जो हम 6 करोड़ जो असंगठित क्षेत्र के यूनिट्स हैं, माइक्रो यूनिट्स हैं, और स्मॉल यूनिट्स हैं, मीडियम यूनिट्स हैं 6 लाख, जब ये बहुत बड़ी तादाद में बंद हुए तो ये दोबारा रिवाइव करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए सप्लाई चेन बॉटलनेक तो ये लॉकडाउन के बाद से ही शुरू हो गया था,
और इसीलिए जैसे मैंने कहा कि ऐसा नहीं कि होलसेल प्राइस इंडेक्स अभी बढ़ना शुरू हुआ है, वो पिछले 13 महीनों से बढ़ रहा है। तो यानी कि लॉकडाउन की स्थिति से ही बहुत सारे यूनिट्स के बंद होने से, बहुत सारी कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज के बंद होने से ये सारी जो समस्या आ गई थी, और क्योंकि वो रीओपन नहीं हो पा रहा है इसलिए वो समस्या थी, और वो समस्या मुझे लगता है चलती चली जा रही है। अमेरिका में तो आपने देखा कि लाखों मजदूर वो वापस काम पे नहीं गए क्योंकि वो उस तरह का काम करना नहीं चाहते, तो वहाँ पे एक तरह से लेबर की शॉर्टेज भी हो गई है। और ये स्थिति और भी जगह पे है कि वो वहाँ पे लेबर की शॉर्टेज हो गई क्योंकि लेबर अब उस तरह का काम नहीं करना चाहता। उनको वहाँ पे वैसे ही जैसे कि अमेरिका में $75,000 से जो कम लोग कमाते हैं उनको स्टेट से सपोर्ट मिल रही है, तो इसलिए वो उस तरह का काम नहीं करना चाहते जैसे वो पहला कर रहे थे। दूसरी बात जो आपने कहा कि यूक्रेन के युद्ध की वजह से ये सप्लाई बॉटलनेक और बढ़ गए हैं, मैं उसमें जोड़ूंगा कि चीन में जो हो रहा है वहां पे बार बार जो लॉकडाउन हो रहा है उससे भी बहुत सारे सप्लाई बॉटलनेक हुए। आपने यूक्रेन युद्ध से तो गिनाया कि जैसे गेहूं है, सूरजमुखी तेल है, निकल है, पैलेडियम है, नियॉन गैस है, इन सब का, और नियॉन गैस का लेना देना है जो कंप्यूटर चिप्स के बनने से। तो ये सारी चीजें जो एकदम से जब बॉटलनेक हो गया है, एनर्जी का बॉटलनेक हो गया है, और इसकी वजह से सप्लाई बॉटलनेक और ज़्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन जो आपने एक और बात कही वो ज़्यादा अहम है आने वाले समय के लिए, कि अब दो ब्लॉक हो गए हैं, उनमें के बीच में कोल्ड वॉर चल रही है इस समय। वो रूस और चीन एक तरफ होंगे, बाकी जो उन्नत देश दूसरी तरफ होंगे, और उनमें अलग अलग जो मुझे लगता है जैसे कि ट्रेड है, फाइनेंस है, टेक्नोलॉजी है, उनके दो अलग अलग ब्लॉक बन जाएंगे। इसके चलते हुए ये जो सप्लाई बॉटलनेक है ये लंबे अरसे तक चलेंगे, क्योंकि ये रिस्टोर होना इतना आसान नहीं है कि आपका जो फाइनेंस है, ट्रेड है, टेक्नोलॉजी है, उसको आप जो पहले आपस में एक दूसरे से साझा कर लेते थे वो नहीं होगा। और चीन तो दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो अगर चीन अलग थलग पड़ गया क्योंकि आपने रूस पे प्रतिबंध लगाया और रूस की वजह से चीन पे प्रतिबंध लग जाता है, तो वो बहुत लंबे अरसे तक चलेगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये जो सप्लाई बॉटलनेक हैं ये आने वाले समय में और ज़्यादा गहराएंगे, और भारत पे इसका असर पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो अब ट्रेड है, जैसे चीन है वो हमारा एक तरह से सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर हो गया है। हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं कि चीन से ज़्यादा ट्रेड ना बढ़े, लेकिन उसके बावजूद उनसे हमारा ट्रेड सब ज़्यादा है। हालांकि इस साल कह रहे हैं कि अमेरिका का ट्रेड उससे ज़्यादा हो गया है, लेकिन चीन का कहना है कि नहीं, अभी भी हमसे ही सब ज़्यादा भारत का ट्रेड है। तो ये दिखा रहा है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है भारत की वो कमज़ोर रही है, और इसलिए हमें निर्भर होना पड़ा है, और इसीलिए इंपोर्ट हमारे बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और एक्सपोर्ट उतने तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व है वो गिरता चला जा रहा है। हालांकि इस हफ्ते वो थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि वो गिरता चला जाएगा, क्योंकि एक तरफ कैपिटल अकाउंट पे भी जो लोग पैसा बाहर ले जा रहे हैं, स्टॉक मार्केट से पैसा बाहर ले जा रहे हैं, दूसरी तरफ करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उन दोनों की वजह से रुपया कमज़ोर होगा, रुपया कमज़ोर होगा तो उसका असर इंपोर्टेड जो चीज़ों पे पड़ेगा, तो फिर उससे इन्फ्लेशन और तेज़ होगा। तो कई तरह से जो हमारे अर्थव्यवस्था पे असर पड़ेगा, चाहे वो हमारे रुपए पे हो, चाहे हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर हो, वो चाहे हमारे इन्फ्लेशन पे हो, वो चाहे हमारे उत्पादन पे हो। और इस सब का असर ये होगा कि दुनिया में मंदी आ जाएगी, क्योंकि जब ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब होंगी, जब लोगों के हाथ में पैसा कम होगा तो फिर डिमांड कम हो जाएगी, रिसेशन। अब रिसेशन के चलते हुए इन्फ्लेशन कम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो जो रिसेशन है वो इन्फ्लेशन से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसमें उत्पादन भी कम होगा, रोजगार भी कम होगा, और तनख्वाहें भी कम हो जाएंगी। तो उस हालांकि दाम कम होंगे, लेकिन जो वर्किंग क्लास है उसके लिए वो खतरे की घंटी होगा, क्योंकि जो दाम जितने कम होंगे उससे ज़्यादा उनकी तनख्वाहें कम हो जाएंगी, उनका नौकरी कम हो जाएगी। तो इसलिए ये जो सारा का सारा मसला है ये एक बहुत ही खतरनाक मसला है आने वाले समय, और उसकी तैयारी हमें अभी से करनी चाहिए, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा है कि हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। सर मैं उसी तरफ मैं लौट रहा हूँ, अपने देश की जो अर्थव्यवस्था है उसकी तरफ। यह एक समझ है या एक नैरेटिव है कि 1991 के पहले जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो एक पिंजड़े में बंद थी। द इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने उसे केज्ड टाइगर कहा था, पिंजड़े में बंद बाघ या शेर कहा था, जिसको कि मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव की नीतियों ने उस पिंजड़े को खोल दिया, और उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का बहुत तेज़ी से विकास हुआ, बहुत तेज़ी से जीडीपी बढ़ी, और कहा जाता है कि काफ़ी करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया। हालांकि इस पर एक दूसरा पक्ष भी है कि जो वो गरीबी मापने का पैमाना है वो बहुत मिनिमम है, लेकिन हम उसमें अभी नहीं जा रहे हैं।
ये जो अर्थव्यवस्था, ये जो एक भारत में वेल्थ क्रिएशन बड़े पैमाने पे हो रहा था और कुछ ट्रिकल डाउन होकर वो नीचे भी पहुंच रहा था, अचानक आकर जब यूपीए सेकंड के टाइम में देखा गया कि ये चीज़ें कुछ उसमें दिक्कतें आ गई हैं, और उस समय पॉलिसी पैरालिसिस और ये तमाम इस तरह की भी बातें काफ़ी हुई थी। अभी हाल में राहुल गांधी लंदन गए थे, उनसे इन सारी चीज़ों के ऊपर में सवाल पूछा गया। तो उस पर राहुल गांधी ने ये कहा कि 2012 में वो तब के जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनसे वो मिलने गए थे आर्थिक सवालों पर बातचीत करने के लिए। तो डॉक्टर सिंह ने उनसे कहा कि राहुल, द लीवर्स ऑफ इकोनॉमी दैट वे आर सपोर्टिंग अस एंड वर्किंग वेरी वेल, दे हैव सडनली स्टॉप टू वर्क। यानी जो बहुत अच्छा काम कर रहे थे और जो हमारी अर्थव्यवस्था को आगे ले जा रहे थे, लीवर्स ऑफ इकोनॉमी, इसको अगर हम लोग हिंदी में कहें तो उत्तोलक, जो अर्थव्यवस्था के उत्तोलक हैं, उन्होंने अचानक काम करना बंद कर दिया। ये क्यों कर दिया, इसका उन्होंने व्याख्या नहीं की। उसके बाद राहुल गांधी ने ये कहा कि नरेंद्र मोदी जी की गलती ये है कि वो इस बात को समझे बिना कि उन लीवर्स ने काम करना बंद कर दिया था, वो उन्हीं नीतियों को आगे बढ़ाते चले गए। वो कहना ये चाहते थे कि हम अगर होते तो हम इसमें बदलाव करते। क्या भारतीय अर्थव्यवस्था के इस आकलन से आप सहमत हैं? नहीं, ऐसा है कि जो सन 91 के बाद नीतियां अपनाई गई, उनको हम कहते हैं वो सप्लाई साइड नीतियां हैं। यानी कि बिजनेस को आगे आप बढ़ाइए और बिजनेस फिर अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा, उससे अर्थव्यवस्था तेज होगी। तो ये देखा गया कि सन 1990 का जो दशक है, उसमें हमारी ग्रोथ रेट में कोई बढ़त नहीं हुई। सन 1980 के दशक में हमारा जो एवरेज ग्रोथ रेट रहा वो 5.2% था, और 90 के दशक में भी 5.3% रहा। यानी कि कोई खास बढ़त नहीं हुई। और खासकर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उसमें तो कोई खास बढ़त हुई ही नहीं। और ये तो 2004 के बाद, 2003-4 के बाद रेट ऑफ ग्रोथ बढ़ा 3-4 साल के लिए। लेकिन उसके साथ साथ असमानता बहुत बढ़ी, कॉर्पोरेट सेक्टर का प्रॉफिट जबरदस्त बढ़ा, और उसलिए हमारा सेविंग्स इन्वेस्टमेंट रेट 1997 के बाद तेजी से बढ़ा, क्योंकि हमने असमानता को एक्सेप्ट कर लिया कि अब हमें समानता लाने की जरूरी नहीं है अर्थव्यवस्था में। अमीर और अमीर होता चला जाएगा, गरीब वहीं का वहीं रह जाएगा। तो ये जो असमानता बढ़ती है, उससे क्या होता है, डिमांड में कमी आ जाती है। और जब डिमांड कम होती है तो उससे फिर क्या होता है कि जब तक इन्वेस्टमेंट ना तेज हो, तब तक हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ने लगती है। तो हमारी अर्थव्यवस्था में हुआ ये कि ये जो इन्वेस्टमेंट है वो तेज हुआ। तो जो 22, 23, 24% का रेट था सेविंग्स इन्वेस्टमेंट का सन 99 तक, वो जंप करके 36% तक पहुंच गया। तो उसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था में 4-5 साल तक तेजी आई। लेकिन 2007-8 के ग्लोबल क्राइसिस से फिर वो अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ी, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट उतने नहीं बढ़े, हमारा इन्वेस्टमेंट गिरा। 2012-13 में फिर इन्वेस्टमेंट जब पीक पे था, उसके बाद फिर इन्वेस्टमेंट गिर गया। तो वजह उसकी है कि जब तक डिमांड नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट कैसे होगा। अगर डिमांड नहीं है तो हमें क्यों और इन्वेस्ट करूंगा। तो डिमांड बढ़ाना जरूरी था, जबकि सारी की सारी नीतियां थी सप्लाई साइड। लेकिन यूपीए 1 के दौरान ये समझ में आ गया था सरकार को कि इससे जो गरीब आदमी है वो और परेशानी में जा रहा है। तो जिसको वर्ल्ड बैंक कहता है कि एक सेफ्टी नेट की जरूरत है। वो सेफ्टी नेट का मतलब ये, गरीब तो और परेशानी में आएगा ही, तो उसके लिए शिक्षा का, स्वास्थ्य का, कुछ खाने पीने का प्रबंध होना चाहिए, नहीं तो जैसे सोशल एक्सप्लोजन होगा। तो यूपीए 1 में राइट टू फूड वगैरह जैसे है, राइट टू एम्प्लॉयमेंट रूरल एरियाज में, ये सारी चीजें की गई, उसका कुछ असर हुआ। लेकिन जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के आने के समय उन्होंने कहा कि ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब तो बेकार की चीजें होती हैं। तो उन्होंने कोशिश और की कि दोबारा फिर वो सप्लाई साइड नीतियों को और ज्यादा तेजी से बढ़ाएं। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कई गलतियां की। जो उन्होंने गलतियां की वो जैसे नोटबंदी किया। नोटबंदी से असंगठित क्षेत्र पूरी तरह धराशायी हो गया। वो गरीब तबका है, वहां पे डिमांड और कम हो गई। तो तब से हमारे देश में गिरावट हो रही है। तो प्राइस का जो सर्वे आया अभी जनवरी 2022 के अंत में, वो दिखाता है कि 2015-16 और 2020-21 के बीच में जो बॉटम 60% हमारे देश में कमाने वाले, उनकी आमदनी गिर गई। और सबसे जो नीचे का 20% तबका है, उसकी तो 50% गिरावट हो गई। और जो सबसे अमीर 20% तबका है, उसकी 30% आमदनी बढ़ गई। तो ये दिखा रहा है कि जो ये नोटबंदी के बाद फिर जीएसटी आया, उसने भी असंगठित क्षेत्र को और बुरी तरह जो ध्वस्त किया। फिर जो डिजिटाइजेशन हुआ, एनबीएफसी क्राइसिस आया, और फिर लॉकडाउन आ गया।
तो इन सब से जो हमारे जो असंगठित क्षेत्र है, जो कमजोर तबका है, उस पर जबरदस्त प्रहार हुआ। तो ये सरकार को समझना चाहिए था कि जो सप्लाई साइड नीतियों से काम नहीं चलेगा, हमें डिमांड साइड पॉलिसीज फॉलो करनी है। मेरा मानना है कि मनमोहन सिंह जी की सरकार में हालांकि उन्होंने ये जो सेफ्टी नेट किया, लेकिन उन्होंने भी डिमांड साइड की तरफ वो ध्यान नहीं दिया जो उनको देना चाहिए था, जिसकी वजह से उनको भी क्राइसिस फेस करना पड़ा। फिर करप्शन जो था, करप्शन से क्या होता है कि जो असमानता है वो और बढ़ जाती है, जो अमीर तबका है वो और अमीर हो जाता है, गरीब तबका वहीं का वहीं रह जाता है। तो जो करप्शन है और जो ब्लैक इनकम जनरेशन है, उसको कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी था। ये अभी भी जो हम जब ब्लैक इकॉनमी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि आपने देखा कि चाहे राफेल डील हो, चाहे ये अभी जो मुंद्रा जो पोर्ट है जो अडानी का, जहाँ पे 30,000 50,000 करोड़ रुपए का जो तस्करी से जो ड्रग आ रहा है, और रोज जो केसेस आ रहे हैं कि इतने 100 करोड़ यहाँ पकड़े गए, उतने 100 करोड़ वहाँ पकड़े गए। तो ये सारा दिखा रहा है कि करप्शन उसी तरह चल रहा है, ब्लैक इनकम जनरेशन उसी तरह चल रही है, जो असमानता है देश में वो उसी तरह और तेजी से बढ़ती चली जा रही है। पैंडेमिक के दौरान जहाँ असंगठित क्षेत्र पिट गया, वहाँ पे कुछ जो बिलियनर्स हैं उनका बिलियंस और बढ़ गया। तो वो दिखा रहा है कि असमानता तेजी से बढ़ती चली जा रही है। तो सप्लाई साइड नीतियों को हमें बदलना पड़ेगा। हमने जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज किया, वो सारा सप्लाई साइड पे आधारित है। अगर सप्लाई साइड पे आधारित रहेगा, तो जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि तो इस तरह की बात हुई कि मेरे घर में आग लगी है, तो मुझे आके आश्वासन दिया जा रहा है कि मैं आपके घर के बगल में एक दमकल घर बना दूंगा, तो 3-4 साल बाद आएगा, तब तक तो घर जल जाएगा। मुझे तो आज पानी डालने की जरूरत है। तो आज की जो नीतियां हैं वो डिमांड साइड पे, और जो हमारे असंगठित क्षेत्र है उसको जो बढ़ाने की नीतियां होनी चाहिए, जिससे कि सप्लाई भी बढ़े, डिमांड भी बढ़े। नहीं तो हमारी जो अवस्था है वो और ज्यादा खराब होगी। और जो न्यू नॉर्मल आ रहा है, एक तो यूक्रेन वॉर की वजह से, और दूसरा हमारे जो पैंडेमिक है उसके वजह से, जो न्यू नॉर्मल है उसमें तो बेरोजगारी और तेजी से बढ़ेगी, असमानता और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी सेक्टर्स अच्छा करेंगे, बाकी सेक्टर्स और पिछड़ जाएंगे। टेक्नोलॉजी सेक्टर्स के चलने से बेरोजगारी और बढ़ेगी और असमानता और बढ़ जाएगी। तो हमें इसकी तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। जी सर, तो आपने जो बात कही, अगर मैं उसका सार संक्षेप समझना चाहूँ, तो वो मुझे यह लगता है कि जो नीतियाँ हैं उनमें बुनियादी बदलाव की ज़रूरत है। उनमें उनका एक बुनियादी आकलन करते हुए जो उसका अनुभव है, उसके बाद उसकी उनका जो परिणाम हुआ है, उन सारी चीज़ों को समझते हुए एक नए सिरे से सोचने की ज़रूरत है। और ज़ाहिर है ये सोचने का काम राजनीतिक दलों को करना पड़ेगा, क्योंकि वही तय करते हैं कि देश किस दिशा में जाएगा। अभी मैंने राहुल गांधी जी की लंदन यात्रा का जिक्र किया। उसी यात्रा के दरमियान वो कैम्ब्रिज भी गए थे और वहाँ भी उनका एक संवाद हुआ था। वहाँ पर एक सवाल पर उन्होंने ये बहुत ही साफ-साफ कहा, दो टूक कहा कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी की इकोनॉमिक पॉलिसी में कोई फंडामेंटल डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस ये है कि उन्होंने कहा, मैं उनको कोट कर रहा हूँ, कि हम संतुलन बनाते थे, नरेंद्र मोदी जी उसको एक्सट्रीम पर ले गए हैं। अब अगर इस कथन का, देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी है इसलिए मैं उसकी बात को बहुत अहमियत दे रहा हूँ, कि जो सत्ता पक्ष है वो तो अपनी उसी नीति को, अगर उन्हीं की बात माने तो एक्सट्रीम पे ले गई है। जो दूसरी पार्टी है वो भी कह रही है कि हमारा कोई फंडामेंटल इस पर डिफरेंस नहीं है, हम थोड़े संतुलन बना लेंगे। क्या इस तरह के बैंडेड जैसे उपायों से कोई समाधान निकल सकता है, या जो आप कह रहे हैं कि एक फंडामेंटल चेंज की ज़रूरत है, तो आप उसकी क्या भारतीय राजनीति में ऐसा कोई रीथिंकिंग होने के संकेत आपको दिख रहे हैं? देखिए, ये हमें समझना पड़ेगा कि जो नीतियां हैं ग्लोबली, वो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल के हित में आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक वगैरह चला रहे हैं। तो ये जो नीतियां हैं, ये सोवियत यूनियन के कमज़ोर पड़ने से, चीन में जो बदलाव आने से, जो हमारे यहाँ जो हुआ है दुनिया में सन 80 के दशक से, वो उसका एक परिणाम है कि सारी की सारी दुनिया की नीतियां एक ही तरफ चल रही हैं। और इसीलिए हमारे यहाँ देश में भी जो भी सत्ता में पार्टी आई है सन 90-91 के बाद, उसने यही नीतियां अपनाई हैं। और मनमोहन सिंह जी के दौरान ज़रूर सेफ्टी नेट की बात हुई, जैसे मैंने पहले कहा, लेकिन वो एक फंडामेंटल चेंज नहीं है। क्योंकि जो बुनियादी रूप पे जो चेंज आना चाहिए था कि रोज़गार हम कैसे दें, प्रोडक्टिव रोज़गार हो, लोगों की एक लिविंग वेज हो, उस सब की तरफ हमने ध्यान नहीं दिया है। और ये अभी भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि इस सब को हम कैसे बदलें। तो ये एक दुनिया भर का, एक कहूँगा, एक दौर है
जैसे कि उससे पहले जो दौर था वो वेलफेयरिज्म का दौर था, वेलफेयर कैपिटलिज्म का था। अब एक रॉ कैपिटलिज्म का दौर है। इसमें ये देशों को कहा गया कि भाई आपको कैपिटल को जो है बेनिफिट देना है, तो लेबर को जो बेनिफिट मिलता था वो कम करके कैपिटल को। तो वजह यह है कि कैपिटल बहुत ज्यादा मोबाइल हो गया है, वो एक देश से दूसरे देश चला जाता है बड़ी तेजी से, और इसलिए वो एक कंसेशन ले लेता है देश से। तो हमारी जो नीतियां हैं वो हमारे गरीब आदमी के हित में नीतियां चलाएं, वो उस पर आधारित नहीं है। वो इस पे आधारित है कि ग्लोबल कैपिटल क्या चाहता है, ग्लोबल कैपिटल कहीं यहाँ से भागने न लगे, और अगर भागने लगेगा तो हमारे यहाँ वो परेशानी आ जाएगी जिसका हमारे पास समाधान आज की नीतियों में नहीं है। तो हमें हमारी जो सॉवरेनिटी है एक तरह से वो कर्व हुई है, और ये दुनिया में जितने भी डेवलपिंग देश हैं वो वहाँ पे कर्व हुई है। और जो आप ये समझें कि जैसे चीन है, रूस है, वो भी अब एक तरह से कैपिटलिस्ट कंट्री हो गए हैं, तो वो भी उस कैपिटलिस्ट ग्लोबलाइजेशन के हिस्से बन गए थे। अब जो दो अलग अलग जो गुट बन रहे हैं वो दो अलग अलग भी कैपिटलिस्ट गुट ही बनेंगे। तो अगर भारत को अलग से अपनी नीतियां चलानी है तो पहले तो अपनी जो इकोनॉमिक सॉवरेनिटी है उसको बचाना पड़ेगा, कि हमारी नीतियां हमारे लोगों के हित में होंगी, न कि ग्लोबल कैपिटल के हित में होंगी। तो बुनियादी रूप से जब तक ये नहीं होगा तो जो भी पार्टी आएगी, आपने देखा कि जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, उसके बाद यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी जिसमें कम्युनिस्ट जो मेंबर थे, कम्युनिस्ट बाहर से सपोर्ट भी कर रहे थे, तो उन्होंने भी वही नीतियां अपनाई जो पहले चल रही थी। जो वाजपेयी जी की सरकार आई तो उन्होंने विदेशियों के खिलाफ बोला, स्वदेशी का जो नारा दिया, लेकिन जब वो सत्ता में आए तो उन्होंने भी वही नीतियां अपनाई। उसके बाद मनमोहन सिंह जी की सरकार आई, उन्होंने भी उन्हीं नीतियों को आगे किया, सिर्फ सेफ्टी नेट एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया, जो कि अपने आप में समाधान नहीं है। तो आज हमें फॉरेन कैपिटल की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास $600 बिलियन के भंडार है, लेकिन नीतियां वही हैं, क्योंकि नीतियां उस प्रेशर में चलती हैं जो दुनिया भर में आज प्रेशर है, क्योंकि हमारी जो सॉवरेनिटी थी इकोनॉमिक पॉलिसीज की वो कमजोर पड़ गई है। हमें वही करना पड़ रहा है जो बाहर से कहा जा रहा है। तो हमें सबसे पहले तो अगर जो नीतियों को बदलना है तो वो सॉवरेनिटी को दोबारा अपने हाथ में लेना पड़ेगा, कि हम अपने देश में वो नीतियां चलाएंगे जो हमारे लोगों के हित में होंगी, न कि जो इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल है। और हमारा जो बिजनेस कम्युनिटी है वो भी उन्हीं नीतियों को सपोर्ट कर रहा है जो इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल चाह रहा है, क्योंकि वो भी अब ग्लोबलाइज हो रहा है, उसने भी बहुत सारे कैपिटल बाहर इन्वेस्ट किया है, वो भी अपना जो कैपिटल बाहर रखता है। तो ये एक देश में कमजोरी आ गई है। तो इसलिए सरकार बदलने से ये नीतियां नहीं बदलने वाली, क्योंकि इस समय कोई भी जो सरकार आएगी उसने सोचा नहीं है कि हमारा ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है, हमारे पास क्या एक जो नए तरह का ऑल्टरनेटिव होगा जिसमें हम अपनी नीतियां अपने लोगों के हित के लिए चला सकें। तो आपने देखा कि कृषि में भी हमारी जो नीतियां हैं वो मार्केटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की तरफ जो झुकी हुई हैं, जबकि हमारा जो एवरेज किसान है वो उससे नहीं कोप कर सकेगा, वो उससे नहीं डील कर पाएगा, क्योंकि 85% जो किसान है वो 5 एकड़ से कम वाले हैं, वो तो जब मार्केट से डील नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए अलग तरह की नीतियां चाहिए। लेकिन दबाव वही है कि हम वही जब मार्केटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़े। उसी तरह हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारा जो असंगठित क्षेत्र है, वो भी नहीं उससे कोप कर पाएगा। तो मेरा मानना है कि इस समय जो हमारा जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, वो चाहे औरतें हों, चाहे वर्कर्स हों, चाहे किसान हों, चाहे फिश वर्कर्स वगैरह हों, सबके लिए परेशानी का दौर बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि हमारी नीतियां अपने हित में नहीं है। सर, मैं आखिरी सवाल पर मैं आता हूँ। तो आपने जो कहा उसका ये बहुत ही साफ उसका संदेश ये है कि जो मार्गरेट थैचर, चूँकि मार्गरेट थैचर और रोनाल्ड रेगन का नाम आज जो नीतियाँ दुनिया भर में चल रही हैं उनसे काफ़ी क्लोजली जुड़ा हुआ है। वो ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर थी। अपने दर्शकों के लिए जिन्हें आज की पीढ़ी के जिन्हें ये मालूम ना हो, तो मार्गरेट थैचर ने इन नीतियों के लिए कहा था कि देयर इज नो अल्टरनेटिव, टीना फैक्टर है, सबको इन्हीं नीतियों को अपनाना होगा। ऐसा लगता है कि हमारे देश के तमाम राजनीतिक दलों ने इसे बिल्कुल शब्दशः ले लिया और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया, और आज तक वो इसे स्वीकार किए हुए हैं कि इसका कोई भी विकल्प नहीं है और जो है उसी को चलाना है। इसी में कभी थोड़ा संतुलन बना देना है, कभी कोई दूसरी पार्टी आएगी तो वो संतुलन से अलग चीज़ों को ले जाएगी। लेकिन अगर आप सर ये कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है, इसका विकल्प है, ऑल्टरनेटिव है, ऑल्टरनेटिव के तौर पे मैं आपसे 2, 3, 4 ऐसे कदम, ठोस कदम जो सरकार अपनाए तो पता चलेगा कि वो एक अलग विकल्प की तरफ जा रही है, उसका आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? वो कदम के तौर पे उसे क्या करना होगा? देखिए, सबसे पहली बात है कि हमारे पास साधन है या नहीं है।
क्योंकि देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। टीना का मतलब है कि साधन नहीं है, तो हमको विदेशियों के ऊपर निर्भर करना है, वहां से कैपिटल आएगा तो हमारा डेवलपमेंट होगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो हमारे आम जनता है उसके लिए हमें विदेशों से कोई साधनों की जरूरत नहीं है। आम आदमी को क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए। इसके लिए कोई आपको इम्पोर्ट करने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ जो साधनों की कमी होती है वो अमीर आदमी और जो वेल ऑफ सेक्शन और अपर मिडिल क्लास है उसके कंजम्पशन के लिए है। क्योंकि जो हमारा जो एक पैमाना हो गया है प्रॉस्पेरिटी का, वो वेस्टर्न पैमाना है कि जो यूरोप में हो रहा है वो हमारे यहाँ हो। तो वो हमसे 30 गुना ज्यादा कंज्यूम करते हैं। तो अगर 5% लोग 30 गुना ज्यादा कंज्यूम करने लगेंगे तो जीडीपी जो पर्याप्त नहीं होगा, तो वो तो 150% जो है वो जीडीपी का वो कंज्यूम कर लेगा। तो रिसोर्सेज की कमी है हमारे कंज्यूमरिज्म के लिए। तो हमारा जो कंज्यूमरिज्म है उस पर हमें अंकुश लगाना पड़ेगा कि जो हमारा अमीरों का कंज्यूमरिज्म है वो जो होगा। दूसरा, काले धन की अर्थव्यवस्था में इस समय जो मेरे अनुमान से 60% है जीडीपी का, अगर वहां पे हम उसको सफेद अर्थव्यवस्था में ले आते हैं तो हमें अतिरिक्त 24% टैक्स जीडीपी रेशियो मिलेगा, जो अभी 17% है। सो 17% टैक्स जीडीपी रेशियो पे हमारा जो टैक्स जीडीपी रेशियो है दुनिया के न्यूनतम नंबर पे आता है। जबकि अगर 24% आएगा तो हमारा 41% हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छा है। उससे फिर जो पैसा आएगा तो हमें जो फिस्कल डेफिसिट खत्म हो जाएगा। उससे हमारी शिक्षा में हम 10% जीडीपी का खर्च कर पाएंगे, जो आज 4% नहीं कर पाते हैं। स्वास्थ्य में कर पाएंगे, जो पीने के पानी है, रोजगार में। तो जो बेरोजगारी है वो खत्म हो जाएगी। बेरोजगारी खत्म होगी और गांव का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें डेवलपमेंट हो सकेगा, क्योंकि आप वहां पे पैसा डाल सकेंगे गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर में। गांव में जब खुशहाली होगी तो पलायन जो गांव से शहर में होता है वो कम हो जाएगा। और शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत महंगा होता है। दिल्ली में अगर आपको एक स्कूल लगाना है तो 10 करोड़ लग जाएगा, क्योंकि जो उसके लिए जो लैंड है वो इतना महंगा है। 10 करोड़ में तो आप 10 जो स्कूल जो गांव में लगा देंगे। तो इसलिए जो हमारा जो डेवलपमेंट है जो अभी स्क्यूड है वो स्क्यूडनेस भी खत्म हो गया है। और जो इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी बहुत कम हो जाएगी। इनइक्वालिटी कम होने से डिमांड बढ़ेगी। और जो मैंने कहा कि रोजगार है वो अहम है। और रोजगार के साथ साथ जो हमारा वर्कर है उसको एक लिविंग वेज मिलनी चाहिए, जिससे उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले और सारी चीजें हों। तो लिविंग वेज और ये जो रोजगार, तो रोजगार के लिए हमें टारगेट करना पड़ेगा रोजगार का, ना कि इन्वेस्टमेंट का। हमने प्लानिंग के दौरान क्या किया कि टारगेट किया कि कितना इन्वेस्टमेंट हो, पर उसमें कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है उस पर ध्यान नहीं दिया। तो इसलिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम रहा और हमारा असंगठित क्षेत्र आज 94% है, क्योंकि लोगों को रोजगार मिल नहीं रहा संगठित क्षेत्र में। उसकी कैपिटल इंटेंसिटी बहुत ज्यादा तेज हो गई। तो जब हम इन्वेस्टमेंट को टारगेट ना करके एम्प्लॉयमेंट को टारगेट करेंगे तो हमारी नीति होगी कि कौन सी टेक्नोलॉजी किस क्षेत्र में लगे। मतलब कुछ क्षेत्रों में हमें एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए, कुछ में इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी चाहिए, कुछ में लोअर टेक्नोलॉजी। तो जब इस पे हम ध्यान देंगे तो हमारे जो असंगठित क्षेत्र है उसकी 3 जो समस्याएं हैं उसका हम हल निकालेंगे। उनकी समस्या क्या है? मार्केट है, टेक्नोलॉजी है और फाइनेंस। तो जब सरकार उसका हल निकाल देगी तो असंगठित क्षेत्र भी जब पॉइंट हो जाएगा, वहां पे ग्रोथ होगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, लोगों को लिविंग वेज मिलेगी। तो एक ओवरऑल पैकेज अगर हम लेके चलेंगे तो इस पैकेज में ये सारी चीजें आएंगी कि हमारा फोकस होगा जब बॉटम अप अप्रोच पे, ना कि टॉप डाउन अप्रोच पे। अभी हमारा अप्रोच रहा है टॉप डाउन, ट्रिकल डाउन। उसकी जगह जो गांधी का सुझाया रास्ता था कि हम बॉटम अप अप्रोच अपनाएं, गांव से, असंगठित क्षेत्र से, वहां से डेवलपमेंट को ऊपर लेके जाएं, तो हमारी सॉवरेनिटी खुद हमारे हाथ में आएगी। तो सर हम लोग इसीलिए आपसे दिशा पाने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए इतने उतावले होते हैं, क्योंकि आपसे बात करके यह मालूम होता है कि ये जो बातें एक निराशा समाज में फैलाई जाती है कि कुछ किया ही नहीं जा सकता, दरअसल कुछ किया जा सकता है अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो और देश के लोग इतने जागरूक हों कि वो ऐसा करने के लिए अपने राजनेताओं को मजबूर कर सकें। आपने काफ़ी बेहद बेहद महत्वपूर्ण बातें हम लोगों को बताई। आने वाले दिनों में जब कभी हम लोगों के पास ऐसी कुछ पहेलियाँ आएंगी जिन्हें समझना मुश्किल होगा तो हम फिर आपके पास आएंगे, आपसे जानकारी और दिशा पाने की कोशिश करेंगे। आपने अपना समय निकाला, इसके लिए सचमुच हम आपके आभारी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जनचौक डायलॉग में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे किसी नई शख्सियत के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद।